नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने मनी बिल के रिगार्डिंग पढ़ा और जो मनी बिल था वो स्टेट का था और हमने स्टेट के बिल कंप्लीट आज करने हैं और यूनियन के हमने सभी के सभी बिल को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो एक बार फिर मनी बिल को देख लेते हैं। अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, जो कि एक बिल ये स्टेट का है, एक राज्य का मनी बिल है और स्टेट का मनी बिल है। चूंकि अगर हम बात करें आर्टिकल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि जो सेंट्रल का मनी बिल होता है वो किस आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 110। लेकिन अगर हम किसी भी आर्टिकल में 89 प्लस कर दें तो लगभग वो जो आर्टिकल बनता है वो स्टेट का बन जाता है। लेकिन ये हर आर्टिकल पे अप्लाई नहीं होता, लगभग 70 to 80% यूज होता है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं इसमें 89 ऐड करता हूं तो ये होता है 991। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जो सेंट्रल का मनी बिल होता है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110। और अगर आपसे पूछ ले कि बताइए स्टेट का मनी बिल किस आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल 199। ठीक है, और इसको डिसाइड कौन करता है, तो हम सभी जानते हैं कि इसको जो डिसाइड करता है, डिसाइड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, सॉरी स्पीकर ऑफ विधानसभा, यानी कि स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करें सेंट्रल के मनी बिल के बारे में, तो उसको जो मनी बिल का दर्जा प्रदान किया जाता है या उसको डिसाइड करता है लोकसभा में, वो कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। लेकिन अगर हम वही बात करें मनी बिल के बारे में, स्टेट के मनी बिल के बारे में, तो स्टेट का जो मनी बिल होगा उसको जो दर्जा मिलेगा कि वो मनी बिल है या नहीं है, उसको फाइनली दर्जा कौन प्रदान करेगा, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष। मैं लिख देता हूं यहां पे विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अब चूंकि ये जो बिल है वो डिसाइड भी हो गया, आर्टिकल भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि बिल है स्टेट के लिए, तो फाइनली अगर हम इस बिल को रखेंगे तो हमें गवर्नर की क्या लेनी पड़ेगी, सिफारिश लेनी पड़ेगी। तो यहां पे जो सिफारिश लेंगे हम वो गवर्नर की लेंगे, यानी कि राज्य के राज्यपाल की लेंगे। जिस राज्य में आप इस बिल को रखना चाहते हैं उस राज्य के जो भी राज्यपाल होंगे उससे हमें सिफारिश लेनी पड़ेगी इस बिल को रखने के लिए, क्योंकि हम मनी बिल को बिना सिफारिश पे नहीं रख सकते, इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो यानी कि गवर्नर की हमें क्या लेनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, यानी कि सिफारिश लेनी पड़ेगी। अब उसके बाद बिल कहां जाएगा, तो उसके बाद बिल जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। चूंकि हम सब जानते हैं कि मनी बिल पे, अगर हम सेंट्रल के मनी बिल के बारे में बात करें तो उस पर अल्टीमेट अथॉरिटी होती है लोकसभा की। देन अगर हम बात करें स्टेट के मनी बिल के बारे में, तो स्टेट के मनी बिल पर जो अल्टीमेट अथॉरिटी होगी वो विधानसभा की होगी, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी। अब आपने इसको पास करा दिया बिल को। चूंकि यहां दो कंडीशन बनेगी कि या तो ये बिल पास होगा या फिर ये बिल पास नहीं होगा। अगर बिल पास होता है तो ये अगले सदन के लिए जाएगा, लेकिन अगर बिल पास नहीं होता है, ये चूंकि आप सब जानते हैं कि अगर बिल पास होगा तो अगले सदन के लिए जाएगा पास होने के लिए। लेकिन अगर बिल यहां पास नहीं होता लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधान सभा में, तो देन कहीं ना कहीं ये सरकार का एक विफल होना माना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का विफल होना माना जाएगा और वहां पे ये निंदा के समक्ष होता है और यहाँ पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी गिर सकती है। चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो ही जाता है, तो उसके बाद ये बिल कहाँ पे पहुंचा, उसके बाद ये बिल पहुंचा लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद। अब यहाँ पे दो ही काम होंगे, या तो विधानसभा वाले, सॉरी विधान परिषद वाले इस बिल को पास करा देंगे और ये बिल फाइनली कहां पहुंचेगा, गवर्नर के पास, और गवर्नर इसको पास कर देंगे। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि ये जो विधान परिषद वाले हैं वो इनको कुछ सिफारिश देंगे, विधान मतलब जो विधान परिषद के जो लोग हैं या विधान परिषद जो है वो विधानसभा को सिफारिश देगा इस बिल पे। लेकिन विधान परिषद का कोई हक नहीं है उस बिल पे अपने आप से संशोधन करने पे, और ना ही उसको ये पावर है कि वो उस बिल को
पुनः विचार हेतु लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा को वापस कर दे, नहीं, बस केवल और केवल ये अपनी जो है एडवाइस दे सकती है, अपनी सिफारिश कर सकती है। अब विधानसभा जो होगी वो उनकी एडवाइस माने या ना माने, ठीक है, ये विधानसभा के ऊपर होता है। यानी कि विधानसभा जो है वो विधान परिषद की जो भी सिफारिश होंगी बिल पे उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगी, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब चूंकि जब यहां पे इसने कोई सिफारिश दी और ये तो नहीं मानता इस बात को, तो देन विधान परिषद क्या करेगी, विधान परिषद ज्यादा से ज्यादा इसको होल्ड पे डाल देगी। और कितने दिन के लिए डाल देगी, 14 दिन के लिए, मैक्सिमम 14 दिन के लिए, ठीक है। अब चूंकि इसने होल्ड पे डाल दिया है तो कोई नहीं, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, करते करते जब 14 दिन हो जाएंगे कंप्लीट, तो उसके बाद ये जो बिल होगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करा दिया जाता है और ये फिर राष्ट्रपति के गवर्नर के पास पहुंचेगा और गवर्नर इस पे करेंगे हस्ताक्षर और ये फाइनली तैयार हो जाएगा। क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 14 दिन तक कोई भी इनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, मान लीजिएगा प्रतिक्रिया मिली, इन्होंने कोई बोला कि भाई आप इस बिल पे कुछ इन बातों पे संशोधन कीजिए। भाई आप मुझे एक बात बताइए, सपोज दैट कि आप लोकसभा हैं, आप विधानसभा हैं, ठीक है, और मैं विधान परिषद हूं, आपने मेरे पास कोई बिल भेजा, तो आप इसलिए बिल नहीं भेज रहे कि मैं पास करूंगा, आप इसलिए बिल को भेज रहे हैं कि भाई मैं अपने उस पर सहमति दे दूं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अल्टीमेट जो ऑथोरिटी होगी मनी बिल पे वो किसकी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी, विधान परिषद की होगी, ठीक है। अब जब विधान परिषद की होगी, विधानसभा की होगी, तो यहां पे जो विधानसभा की जो अल्टीमेट ऑथोरिटी होगी, लेकिन फिर भी विधानसभा जो है वो दोबारा से भेजती है बिल को, कहां पे, विधान परिषद में, कि भाई हमने ये बिल मनी बिल रखा है, आप इस पे अपनी सहमति दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में मैं अपनी सहमति दे सकता हूं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर मैं कोई ऐसी डिमांड रखूंगा कि भाई इस बिल में मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, आप इसको अपने तरीके से देख लो, इसमें संशोधन कर दो। तो अब जो विधानसभा वाले होंगे ना, वो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरी बात माने, क्योंकि अल्टीमेट ऑथोरिटी विधानसभा की है इस बिल पे, ठीक है। तो अब चूंकि मेरी बात तो कोई चल ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको होल्ड पे रख लूंगा 14 दिन के लिए। और जब 14 दिन के लिए होल्ड पे रख दूंगा, तो अब विधान परिषद जो विधानसभा वाले लोग होंगे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होंगे, वो वेट करेंगे कि भाई बिल पास हो जाए, ये अपनी सहमति दे दे। और अगर सहमति नहीं देते तो 14 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली विधानसभा वाले इसको पास करा देते हैं और ये देन एक्ट बन जाता है। दैट्स ऑल, जो भी जिस काम के लिए रखा है वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से होता है मनी बिल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मनी बिल थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी चीज को पढ़ना, सपोज दैट आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हिस्ट्री को पढ़ना एक अलग मैटर है और हिस्ट्री को पढ़ने के साथ साथ उसको इंप्लीमेंट करना एमसीक्यू में, ये अलग काम है। आप समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिएगा आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, जैसे ये क्लास है आज की और आपने इसको 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, बिल्कुल ठीक है, देखना भी चाहिए। लेकिन अगर आप इसका कंटेंट एमसीक्यू में अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, भाई आप सपोज ये देखिए कि भाई सर ने हमें आज मनी बिल पढ़ाया, स्टेट का मनी बिल, तो स्टेट के मनी बिल से रिलेटेड एमसीक्यू निकालो, नेट से सर्च करो, नेट से निकालो, ठीक है। और नेट से निकालने के बाद उस पे ये देखो कि मेरे कंसेप्ट से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। आपने देखा सर 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपने 9 कर दिए, 1 क्वेश्चन नहीं हुआ, या 8 क्वेश्चन कर दिए, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो वे क्वेश्चन मुझसे डिस्कस करो। आप समझ रहे हो ना। देखो मैं आपको डाटा डिलीवर कोशिश करता हूँ 100% देने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं कि मैं आपको वो बात नहीं बता पाता क्लियरली। तो वो जो एफर्ट होगा वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो ये फिर भी मैंने कल का रिपीट करा दिया, हालांकि किसी की भी कमेंट नहीं आती अब बिल्कुल भी कि सर आप एक बार समझा दीजिए, मेरा डाउट है। बिल्कुल भी डाउट नहीं आता, अगर आप 1 से 2 बार देखोगे ना तो कोई भी डाउट नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है हिंदी में साधारण विधेयक। क्या होता है? साधारण विधेयक। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल के बारे में तो ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आप सभी जानते हैं कि इज नोन एज आर्टिकल कितना था? आर्टिकल 107। और मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी आर्टिकल में 89 प्लस कर दे, वहां से वो स्क्रीन हिल गया, दिख नहीं रहा मुझे सही। बस 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 थोड़ा सा राइट कर दो। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी बिल के बारे में तो ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? 107 में। लेकिन सेंट्रल का, चूंकि हम तो बात कर रहे हैं स्टेट की, तो अगर स्टेट के लिए मैं 89 को प्लस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 196। यानी कि जो स्टेट का ऑर्डिनरी बिल होगा वो संविधान के आर्टिकल 196 में है। और चूंकि इसके लिए किसी भी तरीके से कोई भी सिफारिश की जरूरत नहीं होती, ठीक है, आप सीधा सीधा इसको बिल को रखिएगा। आपने इसको सबसे पहले बिल को रखा लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधानसभा में, और ये बिल हो गया पास। इसको बच्चे ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है बिल। जो आपने सेंट्रल का मनी बिल पढ़ा ना, उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट है ये। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल के मनी बिल पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान से समझना। और घर पे इसका कंपैरिजन भी करना है ना, इसका कंपैरिजन भी करके देखना कि सेंट्रल के ऑर्डिनरी बिल में और राज्य के ऑर्डिनरी बिल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको विधानसभा रखा और विधानसभा से ये हो गया पास। अब क्या करोगे आप? इस बिल को कहां भेजोगे? जाहिर सी बात है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद भेजोगे। और विधान परिषद वाले यहाँ पे दो ही बात रखेंगे, या तो इस बिल को कर देंगे पास, तो फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्शन पैदा नहीं होगा, कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये फाइनली पहुंचेगा गवर्नर के पास और गवर्नर इस पे मोहर लगा के अपनी जो है सहमति दे देगा और ये फिर बिल पास हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को यानी कि विधान परिषद को कोई बात पे अगर इशू है तो वो गारंटेड इस बिल को रोक लेगी। और अगर वो इस बिल को रोकेगी तो वो मैक्सिमम 3 मंथ के लिए रोकेगी, यानी 3 महीनों के लिए रोकेगी, डायरेक्ट मैक्सिमम 3 महीनों के लिए। और ये जो रोकेगी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम रोकेगी, यानी पहली बार में ये 3 महीने तक रोक सकती है। इतनी बताओ, बात क्लियर है कि नहीं है? एक बार फिर समझ लो कि मनी बिल आपने ऑर्डिनरी बिल आपने रखा लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये बिल पास हुआ, फिर ये बिल आया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब चूंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई आपत्ति है, कोई भी वो संशोधन की बात कर रहा है, तो उसने इस बिल को रोक लिया 3 महीने के लिए। अब जब उसने 3 महीने के लिए रोक लिया तो क्या होगा? इसने अपनी कोई भी सिफारिश दी, कोई भी सिफारिश दी। अब क्या होगा? 3 महीने बाद ये जो बिल होगा ये वापस कहां जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। कहां जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर ये बिल रोक रहा है तो कोई ना कोई संशोधन की तो बात करता होगा। अब जब कोई ना कोई संशोधन की बात करता है तो अब उस संशोधन की बात किससे कहेगा? विधानसभा से। तो अब ये इसको 3 महीने रोकने के बाद अधिकतम ये बिल ऑटोमेटिकली जाएगा कहां पे? विधानसभा में। और विधानसभा में जाने के बाद अब विधानसभा वाले इस बिल को देखेंगे कि भाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, उसने जो भी संशोधन की बात कही, क्या उस पे काम करना है या नहीं करना। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये बाध्य नहीं होगी इसकी बात मानने के लिए। अगर संशोधन करना चाहती है इसके मुताबिक तो कर सकती है, वरना अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। तो फिर एक बार और लेजिस्लेटिव असेंबली इस बिल को दोबारा से कहां भेजेगी? वो दोबारा से भेजेगी कहां पे? वो दोबारा से भेजेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। अब जब इसके पास दोबारा से बिल आ गया तो अगर ये उसको पास करना चाहे तो पास कर सकती है, और अगर दोबारा से रोकना चाहे
तो फिर इसको मैक्सिमम 1 महीने के लिए रोक सकती है, 1 महीने के लिए। और यहां पे ये सेकंड टाइम होगा, सेकंड टाइम में 1 महीने के लिए रोक सकती है। और 1 महीने रोकने के बाद अगर तब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता तो देन ये बिल पास मान लिया जाता है। ठीक है, क्लियर बात इतनी? यानी कि ये बिल ऑटोमेटिकली कहां पे जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा और ये बिल पास मान लिया जाता है और फिर पहुंचेगा ये गवर्नर के पास और गवर्नर इस पे अपना मोहर लगा के काम अपना कंप्लीट कर देगा। क्लियर है? तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए ऑर्डिनरी बिल पर यानी स्टेट के ऑर्डिनरी बिल को अधिकतम या कुल कितनी बार रोका जा सकता है? तो केवल 2 बार रोका जा सकता है। पूछ लेगा कितने समय के लिए, अधिकतम कितने समय के लिए? तो 3 महीने यहाँ पे 1 महीना, तो टोटल 4 महीने के लिए। और आपसे यहाँ कुछ भी नहीं पूछने वाला, कुछ भी नहीं पूछने वाला। यहां तक कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे भी इसके ऊपर कोई भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, एसएससी में नहीं बनते। ये तो मैंने बहुत डीप पढ़ा दिया, किसी भी बुक में इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं मिलेगा आपको। आप समझ रहे हो ना? यहां तक कि मेरे पास लक्ष्मीकांत की बुक भी है, उसमें भी इस तरीके से नहीं है। आप समझ रहे हो ना? तो इस चीज को क्लियर हुआ। अब दूसरी बात समझो। अब हम बात करते हैं फाइनेंस बिल के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंस बिल के बारे में। अब ध्यान से समझना बच्चे, अगर मैं बात करूं फाइनेंस बिल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि फाइनेंस बिल हम 2 कैटेगरी में ले रहे थे, क्योंकि सारे मनी बिल फाइनेंस बिल यानी कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, यानी कि सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। तो चूंकि हमने मनी बिल तो पढ़ लिया, और लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते, तो वे क्या होते हैं? रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बिल होगा वो क्या होगा? रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये होगा कि ये जो बिल होगा ना, ये रखा तो जाएगा फाइनेंस बिल की तरह, लेकिन पास होगा ऑर्डिनरी बिल की तरह। और ऑर्डिनरी बिल के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गवर्नर की सॉरी 1 सेकंड बच्चे, मैं पॉइंट गलत बोल गया यहाँ पे, है ना? वो एक्चुअली ध्यान कहीं और था। इसको एक बार फिर से समझ लो। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है? ये बिल्कुल क्लियर है। इसको एक बार समझो। जो फाइनेंस बिल होता है वो क्या होता है? रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। यानी कहने का मतलब ये होगा, मैंने आपको एक वेन डायग्राम कल समझाया था कि ये छोटा गोला क्या? मनी बिल, मनी बिल। और ये बड़ा वाला गोला ये है फाइनेंस बिल। तो फिर ये जो बीच का एरिया है ये क्या है? तो ये बच्चे होता है रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम इस वेन डायग्राम को आइडेंटिफाई करें तो कैसे करेंगे कि सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, यानी कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो फिर वे क्या होते हैं? फिर वो होते हैं रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। आप ये कह सकते हो कि कुछ फाइनेंस बिल मनी बिल होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं, लेकिन कुछ क्या है फिर? तो कुछ आपके ऑर्डिनरी बिल होंगे, ठीक है? यानी रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल होंगे। तो चूंकि हमने फाइनेंस बिल को रखना है और फाइनेंस बिल होता है रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल, तो यानी कि रखेंगे तो हम इसको ऑर्डिनरी बिल फाइनेंस बिल की तरह, लेकिन ये पास किसकी तरह होगा? मनी बिल की तरह, ठीक है? ये मैंने थोड़ा सही किया है, ये मनी बिल की तरह पास होगा। तो मनी बिल को कैसे पास करा रहे थे? गवर्नर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है? उसके बाद ये सदनों में रखा जाएगा, ठीक है? और सदनों में रखा जाने के बाद ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली रखा जाएगा, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा जाएगा, और ये पास होगा किसकी तरह? ये पास होगा किसकी तरह बच्चे? ऑर्डिनरी बिल की तरह, ठीक है? किसकी तरह पास होगा? ऑर्डिनरी बिल की तरह पास होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जो भी फाइनेंस बिल होगा वो एक तरीके से प्रोसीजर मनी बिल की तरह होगा, लेकिन पास होगा ऑर्डिनरी बिल की तरह, ठीक है? फाइनेंस बिल को आप रखेंगे तो आप फाइनेंस मतलब ऑर्डिनरी बिल की तरह, लेकिन पास होगा रखेंगे तो मनी बिल की तरह, लेकिन पास होगा ऑर्डिनरी बिल की तरह, ठीक है?
भाई इन बिलों में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक्चुअली हम जो सेंट्रल के भी पढ़ रहे हैं, स्टेट के भी पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें देखनी होती है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई आपकी। और अगर ये बातें क्लियर नहीं हुई है तो ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अपने डाउट्स बना के भेज दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि जितने भी यहाँ बच्चे हैं सभी सुपीरियर बच्चे हैं, कोई भी ऐसा तो बच्चा है नहीं जो जिसके बात समझ में ना आती हो, सिवाय कुछ बच्चों को छोड़ करके। चलिए भाई, तो ये कंप्लीट समझे। तो आपका जो बिल है वो कंप्लीट होता है, और हमने बिल को स्टेट के बिल भी पढ़े और सेंट्रल के बिल पढ़े। अब हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली जो शक्ति होगी वो होगी वीटो पावर। क्या होगी? वीटो पावर। यानी कि हम पढ़ रहे थे क्या, लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफी सारी शक्तियां पढ़ ली। जैसे बिल के रिगार्डिंग पढ़ा हमने, एनुअल रिपोर्ट के बारे में पढ़ा हमने, सेशन के बारे में पढ़ा। तो अब जो नेक्स्ट पावर होगी वो होगी वीटो पावर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर, और उसके बाद तब जाकर के लेजिस्लेटिव पावर कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कौन सी पावर? जुडिशरी पावर। उसके बाद डिप्लोमेटिक पावर, उसके बाद मिलिट्री पावर, उसके बाद इमरजेंसी पावर, और उसके बाद प्रेसिडेंट फाइनल होगा तब जाकर के। अब आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा कि पहले मैंने जो क्लास पढ़ाई थी वो 90 घंटे क्लास पढ़ाई थी, 90 घंटे टोटल पॉलिटी, 90 घंटे। और यहाँ पे मैं 120 घंटों से भी ज्यादा पॉलिटी कराऊंगा, तो समझो पॉलिटी का दायरा कितना डीप होगा। ठीक है, और फिर लास्ट में मैं आपको जो है आपकी किस दिन संडे की भी क्लास ले लिया करूंगा, थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना। उसके बाद एक दिन मैं आपको संडे की भी क्लास लिया करूंगा। संडे वाले दिन मैं आपको करंट पॉलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, करंट पॉलिटी। ठीक है भाई, कि करंट में क्या क्या चल रहा है। तो भैया हेडिंग डाल लो वीटो पावर। तो हेडिंग डालेंगे वीटो पावर। अब ध्यान से समझना बच्चे, वीटो पावर होती क्या है। वीटो पावर यानी कि वीटो शक्ति। फाइनली अगर हम बात करें नेक्स्ट पावर के बारे में, तो नेक्स्ट पावर हमारी होती है वीटो पावर, यानी कि वीटो शक्ति। और ये जो वीटो शक्ति होती है ये दोनों के लिए होगी, राष्ट्रपति के लिए भी और जो है गवर्नर के लिए भी। तो अभी हम जो फाइनली पढ़ेंगे वीटो पावर, वो केवल पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की। किसकी पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट के लिए जो वीटो पावर है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 111 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर हम वीटो पावर के बारे में डिफाइन करना चाहे या आर्टिकल 111 के बारे में बात करना चाहे, तो आर्टिकल 111 क्या कहता है? आर्टिकल 111 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पे 4 टाइप के एक्शन ले सकता है। क्या ले सकता है? 4 टाइप के एक्शन। और वो एक्शन क्या होंगे? वो एक्शन ये होंगे कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है, किसके लिए? कोई भी बिल आता है पास होने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी बिल पारित करवाना चाहते हैं तो हमें संसद के तीनों अंगों से पास कराना होता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी और फाइनली राष्ट्रपति से भी। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत उस पे क्या एक्शन ले सकते हैं? तो पहला एक्शन ले सकते हैं कि उस बिल को डिनाई कर देंगे, यानी कि उस बिल को मना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस बिल को पास करने से मना कर सकते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं कि इस बिल पे अपनी अप्रूवल दे देंगे, उसको यस कर देंगे, उसको पास करा देंगे। समझ रहे हो ना? तीसरा एक्शन ले सकता है रिकंसिडरेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्विचार। पुनर्विचार हेतु वो बिल को पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है कि आप इस बिल को एक बार पुनर्विचार करिए इस बिल पे, और तब इस बिल को दोबारा से मेरे पास भेजिए। और भैया चौथा तो आपको पता ही होगा, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो नहीं, सॉरी, होल्ड। इस बिल को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, रोक सकता है। तो अभी आपने समझा कि जो वीटो पावर होती है वो
राष्ट्रपति के लिए भी होती है और हमारे गवर्नर के लिए भी होती है। और आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए जो वीटो पावर होंगी वो हमारे संविधान के आर्टिकल 111 में होगी। और ये भी आप जानते हैं कि आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी बिल पे 4 टाइप के एक्शन ले सकता है, जिसमें पहला एक्शन होगा डिनाई, यानी कि उस बिल को मना कर सकता है पास करने से। दूसरा एक्शन होगा उस बिल को यस कर देगा, उस बिल पे अपनी ऑथोरिटी दे देगा, उस बिल पे अपनी सहमति दे देगा, उस बिल को यस कर देगा, उस बिल को मतलब उस पे अपने सिग्नेचर करके उसे पास कर देगा। तीसरा एक्शन होगा रिकंसिडरेशन, यानी कि पुनः विचार हेतु वापस लौटा सकता है सरकार को, ठीक है, या जिसने भी बिल भेजा है उसको वापस कर सकता है कि आप इस पे पुनः विचार कीजिए। और चौथा एक्शन ये है कि जब राष्ट्रपति को कुछ समझ में ही ना आए तो उसको अपने पास भी रख सकता है। और अपने पास कितने टाइम तक रख सकता है इसकी लिमिट नहीं है, यानी कि उसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। वो 1 साल के लिए भी हो सकता है, वो 5 साल के लिए भी हो सकता है, वो 2 दिन के लिए भी हो सकता है, वो 1 घंटे के लिए भी हो सकता है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में वीटो पावर होती कितने प्रकार की है। तो ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहली वीटो पावर होती है कौन सी होती है, इज नोन एज एब्सोल्यूट वीटो पावर। वीटो पावर दूसरा होगा सस्पेंसिव वीटो पावर। हिंदी में भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। और तीसरा होगा पॉकेट वीटो। इसको एब्सोल्यूट वीटो पावर को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक वीटो शक्ति। इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो शक्ति। और ये होगा पॉकेट वीटो, यानी पॉकेट यानी कि जेब शक्ति, वीटो शक्ति। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। एब्सोल्यूट सस्पेंसिव, अरे क्या नाम है, क्या हुआ? एक मिनट रुको बच्चे, है ना, आप इसको कॉपी करो। हाँ जी, तो क्लियर हो गए तुम्हारे? तो क्लियर हुआ। अब इसको एक बात ध्यान से समझना, ठीक है।
देखो ये तो आपको पता ही चलेगा कि आर्टिकल क्या है, प्रेसिडेंट के लिए है और क्या क्या एक्शन ले सकता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अब ये 3 पॉइंट ध्यान से समझेंगे, ये है बहुत काम के पॉइंट। पहला होगा कि अगर आपसे पूछ ले कि बताइए वीटो पावर कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे कि वीटो पावर 3 टाइप की होती है, जिसमें पहली होती है आपकी एब्सोल्यूट वीटो पावर, यानी कि आत्यंतिक वीटो शक्ति। और हम सब जानते हैं कि आत्यंतिक वीटो शक्ति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आता है तो उस बिल को वो क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है, यानी कि उसको मना कर सकता है। तो अगर राष्ट्रपति किसी भी बिल को मना कर रहा है तो उसके लिए राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन मन में बहुत सारे डाउट बनेंगे अब कि सर किस किस बिल को मना कर सकता है राष्ट्रपति, तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट, सस्पेंसिव वीटो पावर, यानी कि निलंबनकारी वीटो पावर। मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल आया और राष्ट्रपति को उस बिल पे कोई भी आपत्ति है या उस पे कोई संशोधन की बात करता है राष्ट्रपति, ठीक है, या कोई अपनी सिफारिश देता है, तो उस बिल को राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु वापस लौटा देगा, यानी कि रिकंसिडरेशन, यानी कि पुनः विचार हेतु वापस लौटा देगा। और पुनः विचार हेतु वापस लौटाने का मतलब है कि राष्ट्रपति ये कहना चाहता है कि आपने जो है मेरे पास बिल भेजा है, आप इसको एक बार देख लीजिए। क्या है, क्या हो गया, अभी भी आ रहे क्या? ठीक है भाई। और अगर हम बात करें पॉकेट वीटो के बारे में, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर राष्ट्रपति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो सपोज दैट कि कोई भी बिल आपने भेजा, कोई भी बिल अगर आया तो राष्ट्रपति उस बिल को क्या कर देगा, होल्ड पे डाल देगा। तो अगर राष्ट्रपति बिल को होल्ड पे रखता है तो अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करेगा, किसी बिल को वापस भेज रहा है तो सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, और अगर बिल को मना कर देगा तो एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, और बिल को पास करेगा तो कौन सी पावर यूज करेगा, तो भाई फिर तो पावर उसकी है ही बिल पास करने की, वो तो पास करेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है यहां पर भी। एब्सोल्यूट वीटो पावर का मतलब है कि जैसे कोई भी बिल आया, कोई भी बिल, अभी मैं यहां पे कोई भी वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। अब कोई भी का मतलब ये होता है कि चूंकि बिल आप लोग जानते हो कि मनी बिल भी होता है, फाइनेंस बिल भी होता है, ऑर्डिनरी बिल भी होता है, 3 टाइप की, अमेंडमेंट बिल भी होता है। तो चूंकि अभी मैं जो बिल की बात कर रहा हूं वो अभी कोई नहीं बिल की बात कर रहा हूं, लाइक कि अगर कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस बिल को अगर मना करता है पास करने से, तो देन वहां पे उसने अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल किया। किसी भी बिल, अगर राष्ट्रपति के पास कोई दोबारा बिल आया और राष्ट्रपति को लगा कि इस पे दोबारा से विचार करना चाहिए सरकार को, तो राष्ट्रपति उस बिल को वापस भी भेज देता है पुनः विचार हेतु। तो वहां पे राष्ट्रपति यूज करता है सस्पेंसिव वीटो पावर। और अगर राष्ट्रपति को कुछ समझ में नहीं आ रहा या राष्ट्रपति के मन में लगता है कि मैं ना इस पे हाँ कहना चाहता, ना मैं इस पे ना कहना चाहता हूं, और ना मैं इसको पुनः विचार हेतु लौटाना चाहता हूं, तो फिर वो उस बिल को अपनी जेब में रख लेगा, अपने पास रख लेगा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके। और वो जो टाइम होगा वो अनलिमिटेड हो सकता है, लाइक ऐसा नहीं कि ड्यूरेशन तो जैसे उसकी राष्ट्रपति की 5 साल होती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो अपने पूरे टेन्योर तक उस बिल को अपने पास रख सकता है। एग्जाम्पल भी बताऊंगा, आप भी टेंशन ना लीजिए। लेकिन अब बात ये आती है कि किस बिल को मना करेगा, किस बिल को वापस भेजेगा, किस बिल को होल्ड पे रख सकता है। अब मैं वो थोड़ी सी बातें आपको बताता हूं। मान लीजिएगा कि कोई भी बिल प्राइवेट बिल है, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई प्राइवेट बिल आया, और हम सब जानते हैं कि जो प्राइवेट बिल होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, संसद के सदस्यों के द्वारा, यानी पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, एमपी, उनके द्वारा बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति अगर चाहे उस बिल को मना कर सकता है। तो
तो वहां पे राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। या दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि मान लीजिएगा अब ये सरकार है, मोदी सरकार, और मोदी सरकार ने कोई बिल पास कराया लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचाया सिग्नेचर के लिए। अब क्या होता है कि मान लीजिएगा ये लोकसभा हो जाए भंग। अब जाहिर सी बात है, जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो सारी सीटें खाली हो जाएंगी एक साथ, और जब सारी सीटें खाली हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है नए चुनाव होंगे, और जब नए चुनाव होंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर बार बीजेपी सरकार बने। समझ रहे हो ना? तो पता चला कि कांग्रेस सरकार आ गई, तो कांग्रेस सरकार अगर चाहे तो राष्ट्रपति से कह करके जो वो पुराने वाला बिल था ना उसको मना करवा सकती है, तब राष्ट्रपति अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल कर देगा। तो बहुत है दो एग्जाम्पल, ठीक है, इन्हीं से ही समझ लो बस। हालांकि पेपर में कभी एग्जाम्पल नहीं पूछने वाला, ठीक है, फिर भी मैंने समझाने के तौर पे आपको दो एग्जाम्पल समझा दिए। सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल कब करेगा, किस बिल पे करेगा? हालांकि वो प्राइवेट बिल को तो खैर वो डायरेक्टली मना ही कर देता, अगर उससे कोई भी शंका होती है तो उसको मना ही कर देगा। लेकिन कोई ऐसा बिल है कि मान लीजिएगा उस बिल पे कोई ऐसा संशोधन है, या सपोज दैट कोई ऐसा बिल है वो जो मतलब एक तरीके से सेंट्रल के लिए भी है, केंद्र के लिए भी है, सॉरी सेंट्रल के लिए भी है, स्टेट के लिए भी है, ठीक है, तो उस बिल को राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं, या हमें एक बार सरकार ने जो ये बिल भेजा है उसको दोबारा से उसको विचार करने की आवश्यकता है इस बिल पे, तो उस बिल को वापस भेज देगा। और पॉकेट वीटो यानी कि अगर वो कोई ऐसा बिल आ गया जिसमें वो खुद दुविधा में है कि भाई इस बिल को मना किया जाए या पास किया जाए या क्या करा जाए, मतलब वो फाइनली यही कंफ्यूज्ड है कि भाई इसको मना किया जाए या पास किया जाए, तो देन उस बिल को वो अपने बिहाफ पे सोचता है कि भाई ये बिल पास ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजता है ना, रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति एग्री है लेकिन वो कुछ बदलाव करना चाहता है बिल पे, तभी तो उसको पुनर्विचार हेतु लौटा रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिएगा राष्ट्रपति बहुत कम केसेस में बिल को पहुंचाता है दोबारा से, मान लो सरकार ने कोई बिल भेजा और राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, यानी कुछ इसमें और भी चेंजेस होने चाहिए, या राष्ट्रपति ने उस बिल पे कोई सिफारिश दी और उस बिल को पुनः विचार हेतु गवर्नमेंट को लौटा दिया, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी बाउंडेड नहीं होगी, कोई भी बाध्य नहीं होगी राष्ट्रपति की बात मानने के लिए कि भाई हाँ राष्ट्रपति ने इस बिल को वापस भेजा है पुनः विचार हेतु तो हमें इसमें संशोधन करना ही चाहिए, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं होगा। और अगर मान लीजिएगा बिल को उसने भेजा राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट ने दोबारा से उस बिल को वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो देन राष्ट्रपति को फिर उस बिल को पास करना होता है। यह भी याद रखिएगा कि मान लीजिएगा राष्ट्रपति ने कोई बिल, राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया और वो पुनः विचार हेतु राष्ट्रपति ने भेज दिया, लेकिन अब चूंकि सरकार तो बाउंड फ्री है, उसको तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति की बात मान के उसमें संशोधन करे, तो देन अब सरकार को लगता है कि नहीं ये हमारे हिसाब से ठीक है, आप इस बिल को पास कर दो, तो वो उस बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर कर देगी। तो अब राष्ट्रपति दोबारा नहीं भेज सकता उसको रिकंसिडरेशन के लिए, ना फिर उसको मना कर सकता, ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उसको पास ही कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात कि ज्यादातर, चूंकि मैं फिर भी बता रहा हूं कि राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, हालांकि ज्यादातर बिल पास ही हो जाते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने कोई बिल को पुनः विचार हेतु लौटा दिया तो फिर जो गवर्नमेंट होती है वो भी बहुत कमी के साथ उस बिल को वापस भेजती है, वो फिर उस बिल को ही नहीं भेजती, फिर वो अपने तरीके से दोबारा बिल बना के भेजेगी, उस बिल को रिजेक्ट ही मार देती है। तो ये जो मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया इनको ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको इनका एक एक एग्जाम्पल देता हूं कि यार ये सारी चीजें हुई कब थी, मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये घटना कब कब घटित हुई है ना। तो ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वीटो पावर के बारे में, है ना, एब्सोल्यूट वीटो पावर के बारे में बात करें तो जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तो इनके टाइम में एक बिल आया था जिसका नाम था पेप्सू
पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, यानी कि पेप्सू विनियोग विधेयक। मैं हिंदी में भी बता रहा हूं, पेप्सू विनियोग विधेयक, ठीक है। और ये जो बिल आया था ये 1954 में आया था, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बिल को मना कर दिया था पास करने के लिए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल किया वहां पे। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। पेपर में एग्जामिनेशन में एक बार सवाल पूछा था कि बताइए पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल 1954 में जो रखा गया था उसको, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने कौन सी वीटो पावर इस्तेमाल की थी। तो तीन ऑप्शन में थे या एक ऑप्शन में और था, कुछ और दिया हुआ था। तो राइट आंसर था आंत्यातिक यानी कि एब्सोल्यूट वीटो पावर। तो इन एग्जाम्पल को भी ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें पेप्सू के बारे में तो एक स्टैटिक जीके के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि पंजाब का पहले नाम पेप्सू ही था, ठीक है। चलिए, अब सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया गया। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, अब्दुल कलाम थे, अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उनके टाइम में एक बिल आया, उस बिल का नाम था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और आप सब जानते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब लाभ के पद, लाभ का पद, लाभ के पद का बिल आया। और ये जो बिल आया था वो 2006 में आया था, ठीक है। तो इस बिल को राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया था सरकार के पास। और लास्ट बचा पॉकेट वीटो। तो भाई पॉकेट वीटो में क्या हुआ था कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी जैल सिंह के समय में एक बिल रखा गया था जिसका नाम था पोस्ट ऑफिस बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, ठीक है। और यह आया था 1989 में। इस बिल को भी राष्ट्रपति ने होल्ड पे रख दिया था, यानी अपने पास ही रख लिया। और यह बिल अगली सरकार में पास हुआ था, पास भी नहीं हुआ था शायद, इस पे तो इशू भी हो गया था। ये मैं आपको किस दिन, ये एक्चुअली में ना कुछ मुद्दे होते हैं जैसे कि केशव नंदी भारती है ना, और काफी सारे जो बड़े बड़े केस रहे हैं उनके बारे में जब मैं आपको एक एक करके डिटेलिंग में बताना स्टार्ट करूंगा ना, तो वहां पे इन केसेस को भी ले लूंगा। चूंकि मैं इन केसेस को भी यहाँ इसलिए ले सकता क्योंकि मुझे समझाने में लगभग आधा घंटा लग सकता है और ये फिर एक जो सिस्टम है वो टूट जाएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो पोस्ट ऑफिस वाला जो बिल था, इसमें क्या था, इन्होंने होल्ड पे इसलिए रख लिया था क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहते थे कि अगर कोई भी पोस्ट आती है तो हम उसको पढ़ें, उसको देखें कि भाई उसमें क्या है। अब चूंकि ये तो गलत है कि भाई अगर कोई किसी को पोस्ट कर रहा है तो उसकी पोस्ट पढ़ना तो सही नहीं है ना, तो उस पर कोई मैटर था तो उस पर राष्ट्रपति ने इसको बिल को होल्ड पे रख दिया था, ठीक है। देखना कितना टाइम हो गया, 45, ठीक है भाई। चलिए, अब मैं थोड़ी सी रफली आइडिया आपको बता देता हूँ राज्यपाल के रिगार्डिंग इस बिल पे, फिर हम इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि अगर वीटो पावर के बारे में बात करें तो वीटो पावर हमारी 3 टाइप की होती है। आर्टिकल पता चल गया किस किस वीटो पावर में क्या क्या काम होते हैं, एक एक एग्जाम्पल पता चल गया। अब हम डायरेक्टली, ये तो कंप्लीट हो चुका, अब हम कल पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। और गवर्नर के बारे में जब हम कल पढ़ेंगे तो उसके बारे में कुछ डिटेलिंग आप समझ लीजिए जिससे कि आपके रिवाइज हो जाए और आप कल बेहतर समझ पाए। ध्यान से समझना बच्चे। अगर मैं बात करूं गवर्नर के बिल के बारे में, यानी कि गवर्नर की वीटो पावर के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि गवर्नर की वीटो पावर में अगर आप 89 ऐड कर दोगे, यानी जो भी उसका आर्टिकल होगा, यहाँ पे राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है 111, तो वहां पे 89 प्लस कर देंगे तो जो भी आर्टिकल बनेगा वो गवर्नर के लिए बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नर इन 3 टाइप के बिल पे ये पावर तो दिखाता ही है, साथ में एक पावर ये भी होती है राष्ट्रपति के पास, सॉरी गवर्नर के पास, कि गवर्नर चाहे तो आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। और अगर
ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रपति के पास पावर होती है आर्टिकल 201 के तहत कि अब उस बिल पे क्या एक्शन लो। और वो एक्शन क्या होगा, या तो वो उस पे एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, या सस्पेंसिव का करेगा, या फिर पॉकेट वीटो का करेगा। यही कल हमें पढ़ना है। कल हम कंप्लीट कर देंगे वीटो पावर, फिर कल कंप्लीट करेंगे जो है जुडिशरी पावर, क्योंकि जुडिशरी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना भाई। पार्डन पावर है, यानी क्षमा करने की शक्ति है ना। आपका जो है कोर्ट मार्शल है। तो हम ना इस पॉलिटी को ना, थोड़ा सा समय तो ज़्यादा लगेगा बच्चे, लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ लेंगे ना कि लाइफ में कभी भी फ्यूचर में किसी भी से भी आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, सीधा केवल प्रैक्टिस माननी है पेपर में, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू योर सेल्फ, बाय।